हम पढ़ रहे हैं टूल ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के टूल्स पढ़ रहे हैं। एक है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक है वर्टिकल एनालिसिस, एक है रेशियो एनालिसिस। अब इनकी अभी मैं डेफिनेशन आपको नहीं बता रहा, ठीक है ना। मैं जाके आपको ये एनालिसिस सिखाऊंगा, फिर यहाँ डेफिनेशन की तरफ आऊँगा ना दोबारा वापस पलट के, तो फिर आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल ईज़िली समझ आ जाएगी। अभी मैं समझाऊँ तो वो डबलिंग हो जाएगी, अभी भी समझाऊँ फिर भी समझाऊँ तो टाइम कम है। तो हम डायरेक्ट पहले हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अब वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है क्या, मैं दिखाता हूँ आपको, फौरी समझ आ जाएगी। कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा ना, फिर सारी डेफिनेशन खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। ये है आपकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए अलग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट के लिए भी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बनाते क्या हैं, कि कैसे हैं, इसका मकसद क्या होता है, ये भी सब वाजे हो जाएगा। स्क्रीन पे शो हो रही है ना आपको? जी, स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो, हाँ। अब आप ये देखो, यहाँ पे 2 साल दिए हुए हैं, एक 2005 है, एक 2004। ये ध्यान रखें 2005 इस साइड पे लिखना, 2004 इधर। अगर 2003 होगा तो वो फिर अगली साइड पे इस तरह, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने 2 सालों की मिसाल ली है तो हम 2 की ले रहे हैं। अब ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आगे और भी आएंगी, कॉमन साइज़ बैलेंस शीट भी आएगी। दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। एक ट्रेंड एनालिसिस भी आएगा। सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना, हर एक को अलग अलग देखना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन। ये 2005 का डाटा है, ये सारा, यानी ये एसेट्स दिए हुए हैं। एसेट ये मेन हेडिंग है, ये अंदर एसेट है, कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारे एसेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। नीचे देखो तो ये सारी लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है। बैलेंस शीट इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में बनाई है, ऊपर एसेट रखे हुए हैं, नीचे लाइबिलिटी रखी हुई है। कुछ लोग वो जो है ना दूसरे तरीके से बनाते हैं, एसेट इस साइड पे रखते हैं, लाइबिलिटी इस साइड पे रखते हैं। खैर, इन्होंने जिस अंदाज में लिखा है हमें इससे नहीं है, हमें यह है कि इसकी कैलकुलेशन हमने करना सीखनी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना सीखनी है। अब 2 साल का डाटा होगा तो आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हो, कम से कम 2 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो वो आपको डाटा दे दे, आप यही अंदाज़ रहेगा कैलकुलेशन का, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 2 साल का लाजमी हो। 2 साल का होगा तो ये कंपैरेटिव बनेगी ना। कंपेयर तब किया तभी जाता है जब 2 चीज़ें हों। 2 चीज़ें एक चीज़ होगी तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनेगी नहीं। अब 2005 ये करंट साल होगा, 2004 उससे पिछला साल होगा, 2003 उससे पिछला साल होगा। अगर यहाँ 2020 दे देता तो फिर 2019 देता, पिछले साल देगा। तो जो करंट ईयर होगा वो यहाँ रखोगे, ठीक है ना, और उससे पिछला साल यहाँ रखोगे। उससे और पिछला साल आ जाता तो उससे यहाँ कॉलम में डाल देना। फिर यहाँ पे आपने लिखना है डॉलर चेंज या रुपी चेंज, ठीक है ना। आगे है परसेंटेज चेंज। अब ये कैलकुलेशन इसने कैसे की है, ये देखो। 470 में से 245 लेस करो, 470 माइनस 245 कितना बचा? 225 बचा ना, सुन रहे हो? हाँ, माइक ओपन करके बैठो बेशक। हमारा जो बेस ईयर है ना वो ये है, जो आखिरी साल होगा ना वो बेस ईयर होगा। ये हमारा बेस ईयर है 2004, इसे बेस ईयर कहते हैं। मतलब सारी कैलकुलेशन इसके इर्द गिर्द घूमेंगी। अब 470 यानी इस साल का हमने लिया है, क्या लिया है, कैश या कैश इक्विवेलेंट, ये वाला कैश इक्विवेलेंट, उसे माइनस किया बेस ईयर में से, ठीक है। डिवाइड करेंगे बेस ईयर पे 245, जो ये आएगा ना परसेंटेज, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आया? 91.836, ये 91.8 आ गया परसेंट। और डॉलर की अमाउंट जो है वो यहाँ पे आप लिख दोगे 470 माइनस 245, 225 आ गया, ये 225 आ गया। समझ आई बात? अब ये क्या शो कर रहा है, ये परसेंटेज चेंज क्या शो कर रहा है? ये तो डॉलर शो कर रहा है ना, कि पिछले साल 245 कैश हमारे पास था, कैश या कैश इक्विवेलेंट, और इस साल हमारे पास 470 है, 225 का फ़र्क पड़ा है। परसेंटेज में अगर चेंज देखें तो 91.8% ज़्यादा कैश है हमारे पास पिछले साल की निस्बत। समझ आई बात? समझ आ गई? अब इसी तरह सारी कैलकुलेशन, ये जितनी भी फिगर्स दी हुई है ना, इसी अंदाज में करनी है। ये देखो, अगली एक मैं करके दिखा देता हूँ। 2878 माइनस करो 2355, क्या अमाउंट बाकी बची? 523। ये 523 यहाँ लिख दोगे।
फिर ये जो 523 होगा ना, इसको डिवाइड करोगे बेस ईयर, यानी 2004 हमारा बेस, जो आखिरी साल होगा ना, पिछला एंड वाला साल होगा। अभी तो हम 2005 में बैठे, 2005 से 2004, अगर वो 2003 देता तो फिर हम 2003 के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे होते, 2005 का भी 2003 के साथ, 2004 का भी 2003 के साथ, इस तरह। लेकिन यहाँ पे उसने 2 साल दिए हैं तो हम सिर्फ 2 सालों का ही करेंगे, 2005 का 2004। अब 2005 का डाटा लेना है, उसे माइनस कर देना है आपने 2004 के डाटा से। अब जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है 2004, यानी जो आपका बेस ईयर होगा 2004, उसके 343 ये आंसर आया। इसे आप जो है मल्टीप्लाई करो, 2878 माइनस 2355 ये आया, डिवाइड करो 2355 के साथ, ये आंसर आएगा। इसे 100 से ये से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 22.20, 22.2%। इसका ये मतलब है, अब यहाँ है क्या, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2004 में हमारे पास ये पॉजिटिव क्या शो कर रही है, पॉजिटिव नंबर के 2004 में हमारे पास कम थी, 2005 में हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है। कितनी ज़्यादा हुई है, $523। परसेंटेज में अगर देखें तो 22.2%, मतलब पिछले साल की निस्बत इस साल 22.2% हमारे पास ज़्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। समझ आई बात? सारा एनालिसिस इसी तरीके से करना है सारा, और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ माइनस में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव में आए, माइनस में भी आ सकता है। हो सकता है कि आपके पास ये जो 470 इधर है वो इधर होता, यानी 2004 में 470 होता और 2005 में क्या होता, 245 होता। हम ये भी एक एग्जांपल है करके देख लेते हैं। ये देखो, अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास 2005 में 245 है, यानी 245 माइनस 470 तो कितना कम है, 225 का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी ये पिछले साल की निस्बत हमारे पास कम कैश है, पिछले साल ज़्यादा था, इस साल हमारे पास कम है। अब ये 225 है, इसको बेस ईयर पे डिवाइड करेंगे, 225 डिवाइड बेस ईयर कौन सा है आपका, ये 2004 के, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 470 होगा, ये 470 100 के साथ ज़रब दोगे तो ये आएगा 47, यानी पिछले साल की निस्बत इस साल हमारे पास 47.87% कैश कम है। बात समझ आई? हाँ, और माइनस के साथ अगर शो कर दोगे, यहाँ माइनस तो वो ये शो कर रहा होगा, यहाँ अगर माइनस लिख दोगे तो ये शो कर रहा होगा, मतलब कमी आई है। पिछले साल ज़्यादा अमाउंट थी, इस साल कम हो गई है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव अमाउंट होगी तो इसका ये मतलब है कि इस साल ज़्यादा हुई है अमाउंट पिछले साल की निस्बत। ये सारा एनालिसिस, अब माइनस ना डालो तो इस तरह भी आप डाल सकते हो, जैसे इन्होंने अकाउंटिंग में यही होता है, अगर किसी को चीज़ को ब्रैकेट में बंद कर दो तो इसका ये मतलब है वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव, देखो उसने नेगेटिव में शो की हुई है। समझ आ रही है बात? ये 35, ये 13, ये 296 हो गया, ये माइनस ही है, ब्रैकेट माइनस है। तो सारा एनालिसिस जो है ना, आप इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन को लेके चलोगे। अब इस कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है, मैंने वैसे आपको कैलकुलेशन करके ही समझा दिया, वो फार्मूला अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। डॉलर चेंज कैसे, एनालिसिस और पीरियड अमाउंट, यानी आप 2005 की जो अमाउंट होगी उसे लेस करोगे बेस पीरियड 2004 के साथ, ठीक है ना। तो जो आंसर आएगा उससे बेस पीरियड पे डिवाइड कर देना है। यहाँ भी उसने यही फार्मूला बनाया हुआ ना, एनालिसिस पीरियड अमाउंट माइनस बेस पीरियड, यानी जो चेंज आया है उसे डिवाइड करेंगे बेस यानी 2004 के साथ और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अलग से फार्मूला अगर वो पूछ दे तो वैसे याद कर लेना, लेकिन वो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। इस चैप्टर में से वो आपसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में ही पूछेगा। फार्मूला आ जाए तो ये वैसे आपको याद होना चाहिए। यही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया कैलकुलेशन करते हुए, ठीक है। अब बताओ समझ आ गया? ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे, और वर्टिकल कैसे होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल, ये देखो हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया है, हमने एक साल को दूसरे साल के साथ कंपेयर किया है, सेम फिगर यानी कैश
कैश इक्विवेलेंट, यानी एक साल को दूसरे, अब इधर 2003 भी हो सकता था, 2002, 2001, कुछ साल, यानी हॉरिजेंटली हम एनालिसिस कर रहे हैं, हॉरिजेंटली। लेकिन जो वर्टिकल होता है वो डिफरेंट होता है, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो हॉरिजेंटल एनालिसिस में हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ये नाम याद रखना। वर्टिकल एनालिसिस में एक और शीट होती है वो बनानी पड़ती है, लेकिन हॉरिजेंटल में हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ये नाम मिक्स ना करना आपस में। समझ आ रही है? स्पीड ज़रा मैंने तेज़ रखी हुई है, टाइम कम है हमारे पास। समझ आ रही है ना दोनों को? हाँ। अच्छा, जिस तरह आपने बैलेंस शीट बनाई है ना, इसी तरह कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट आपको बनाने आती है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, फला ये सारी चीज़ें जो है ना आ गई। ये 2005 का डाटा दिया हुआ है, 2004 का डाटा दिया हुआ है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आप कैलकुलेशन करोगे। आप क्या करोगे, करंट जो आपका पीरियड है उसमें से लेस करोगे बेस पीरियड। फिर मैं कह रहा हूँ 2003 भी हो सकता है यहाँ पे, तो 2003 को बेस ईयर बनाओगे, फिर 2005 का 2003 से कंपैरिजन करोगे, ठीक है ना। यानी ये डाटा लोगे और फिर माइनस करोगे वो बेस पीरियड, जो भी बेस पीरियड होगा वो आपको न्यूमेरिकल में बताएगा कि बेस पीरियड कौन सा है। बेस पीरियड के साथ ही कंपैरिजन करना है। अब यहाँ पे एक करके देख लेते हैं छोटी सी कैलकुलेशन। ये वाला चैप्टर आपने क्लास में पढ़ा है? क्लास में पढ़ा है ये चैप्टर? आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, ये देखो मैंने ये लेस किया है 27,433 में से ये माइनस किया 24,548, तो ये अमाउंट आ गया, डॉलर चेंज ये आ गया। अब इसको डिवाइड करना है बेस ईयर पे, डिवाइड करो। बेस ईयर आपका 2004 है, कितना है 24,548, ये इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 11.75 है, उसे राउंड करके 8 कर दिया 11.8%। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब पॉजिटिव में फिगर आ रही है ना, पॉजिटिव, इसका ये मतलब है कि पिछले साल की निस्बत इस साल हमारी जो सेल है वो रेवेन्यू जो है वो 11.8% बढ़ा है। अगर ये नेगेटिव में आ रही होगी तो इसका ये मतलब है वो उतने % कम हुआ है। बात समझ आ गई? जी क्लियर है। सारी कैलकुलेशन इसी अंदाज में करनी है, सारी कैलकुलेशन। और अच्छा, ये आपने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इसी तरह बनानी है। ये आपका था हॉरिजेंटल एनालिसिस। अब एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, ये भी हॉरिजेंटल एनालिसिस की ही तरह होता है, ठीक है ना। ये भी हॉरिजेंटल, यानी मेन हेडिंग आपकी हॉरिजेंटल एनालिसिस है। उसमें आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओगे और हॉरिजेंटली एनालिसिस कर रहे हो अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का। अच्छा, ये कर क्यों रहे होते हैं? परसेंटेज देखने के लिए कि कितने % किस चीज़ में इजाफा हुआ है, कितने % किस चीज़ में कमी हुई है, ठीक है ना। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब पिछले साल की निस्बत 12.1% हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। हमारा जो प्रॉफिट है वो पिछले साल की निस्बत 10.6% बढ़ा है। हमारी जो सेलिंग जो है ना, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो भी 10.6% बढ़े हैं। हमारा जो नेट इंटरेस्ट है उसमें जो है ना कोई चेंज नहीं आया, यहाँ वो आ रहा है उतना ही है, ठीक है। अब हो रही है? जी चलो ठीक है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए हम जो है ना हॉरिजेंटली कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जो ट्रेंड एनालिसिस है पहले वो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। फार्मूले भी कैलकुलेशन से आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, ये जो है ना उसने कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, ठीक है। तो वो कहता है कि ये उसने डाटा दिया हुआ है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स और सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसने सारे दिए हुए हैं। अब वो कहता है इसका ट्रेंड एनालिसिस करके दो। कैसे करेंगे? ये आपका जो होगा ना, जो आखिरी साल होगा ना, आखिरी साल, अभी हम 2005 में बैठे हैं, ये किताब 2006-07 में लिखी गई होगी तो इसलिए उसने 2005 का डाटा लिया, ठीक है ना। 2005 में हम बैठे हैं, जो आखिरी साल होगा ना, मतलब एंड वाला, लास्ट से लास्ट साल, उसको बेस ईयर कंसीडर करना है आपने, बेस ईयर, और उस सब को 100% 100% 100% कर देना। मतलब ये आपका बेस ईयर है, इसको आपने 100 100 100 कर देना है।
इसका कंपैरिजन करना है इसके साथ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये 2005 जो है ना, 2005 के डाटा को क्या करना है, 27,433 तकसीम ये वाला, ये जो आपका बेस ईयर है। देखो पिछली कैलकुलेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों मिक्स नहीं करना। जो बच्चे हैं वो यही अक्सर भूल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस उन्होंने कैलकुलेशन भूल जाती है, किस में कौन सी कैलकुलेशन करनी थी। ये अच्छे तरीके से इसको रख लेना। अब 2005 का जो डाटा था वो कितना था, 27,433, उसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेस ईयर के ऊपर। वो कितने है, 15,000। अब ये क्या है, ये मतलब पॉइंट्स में इसे 100 से लाजमी मल्टीप्लाई करना है ताकि परसेंटेज में बनाया जा सके। 180.6, यहाँ पे 180.6, यानी 2001 की निस्बत 2005 में जो हमारा रेवेन्यू, ये 2001 से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 2005 में हमारी जो सेल है वो 180% बढ़ी है, 180.6% बढ़ी है। दूसरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये वाली, ये भी उसी तरीके से। समझ आ रही है बच्चों को? ये वाली जो 2004 वाली है, ये अमाउंट यहाँ लिखोगे, उसे डिवाइड करोगे उसी बेस ईयर के ऊपर, 15,199, फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना है, 161.6। ये सारे ऐसे करते चले जाओगे। फिर इसको डिवाइड करोगे, इसके ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, इसके ऊपर 100 से डिवाइड करेंगे, फिर एंड में तो इसी की बारी आ गई, इसी को इसी पे डिवाइड कर देंगे। इसी को इसी पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100%, ये 100 इसलिए दिया होगा उसने। जब बेस ईयर को बेस ईयर के ऊपर ही डिवाइड करना है, एंड में तो उसी की बारी है। तो ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है। ये क्या है, इसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। कैलकुलेशन मैंने सिखा दी है, फार्मूले आप देख लेना, इसकी डेफिनेशन भी देख लेना, वो बेसिक डेफिनेशन मैं आपको समझा दूँगा एंड में जाके। हाँ जी, समझ आया। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। जो ट्रेंड एनालिसिस है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का एक पार्ट है, एक तरह से। क्यों पार्ट है, उसी डोमेन में फॉलो करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि यहाँ भी तो हॉरिजॉन्टली हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, 2005, 2004, 3, 2, 1, हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना, वर्टिकली नहीं जा रहे, हॉरिजॉन्टली एनालिसिस कर रहे हैं। यानी एक साल का दूसरे साल के साथ कंपैरिजन, एक साल का दूसरे साल, इस साल का इससे के साथ, इसका इसके साथ, हॉरिजॉन्टली कंपैरिजन कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसलिए जो है ना, ट्रेंड एनालिसिस है वो भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की डोमेन में आता है। लेकिन ट्रेंड एनालिसिस का फार्मूला, उसकी कैलकुलेशन अलग है। कॉमन कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट आप बनाते हो उसका अंदाज़, उसका तरीका और है। दोनों के फार्मूलों में फ़र्क है, ठीक है ना। ये अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको नहीं भूलेंगे चीज़ें। ये अब इसकी रीडिंग सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये मोर देन एनफ है। सारा पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम आपका लग जाएगा। अच्छा ये देखो, यहाँ पे उसने 2-3 वैल्यूज़ दी हैं। वो पूरी शीट भी दे सकता है, मतलब पूरी बैलेंस शीट दे सकता है, पूरी इनकम स्टेटमेंट दे सकता है, कई साल दे देगा। आपको कहेगा ट्रेंड एनालिसिस करके दो, तो वो भी आप कर सकते हो। डाटा से नहीं घबराना, डाटा चाहे लाखों में, करोड़ों में, चाहे जितने मर्जी साल हो, आपको बेसिकली उसके फार्मूले तैयार होने चाहिए, वो उसकी कैलकुलेशन करना आना चाहिए बस। और उसकी कैलकुलेशन करके फिर उसकी इंटरप्रिटेशन भी आनी चाहिए। हाँ, सिर्फ ये आंसर नहीं लिख देना, नीचे बताना है उसे, भाई 2001 की निस्बत जो 2005 में है वो रेवेन्यू इतना बड़ा है, 2001 की निस्बत रेवेन्यू इतना बड़ा है। हाँ, यहाँ पे कुछ अगर नेगेटिव में आ गया, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं 116 नेगेटिव में कंसीडर कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या कहोगे, 2001 की निस्बत 2002 में इतने % सेल डिक्रीज़ हुई है, ठीक है ना। असल काम है कैलकुलेशन और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया। अब हम आते हैं वर्टिकल एनालिसिस की तरफ। वर्टिकल एनालिसिस के लिए ना आपको कॉमन साइज़ बैलेंस शीट और कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल आसान है, बड़ी मज़े की है। देखो यहाँ पे आप कॉमन साइज़ बैलेंस शीट, ये कंपैरेटिव शायद उसने भूल के लिख दिया। अच्छा, यहाँ भी 2 साल है। अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि उसमें भी 2 साल थे, इसमें भी 2 साल। डाटा बिल्कुल सेम हो सकता है, यानी वो एक ही शीट आपको बैलेंस शीट बना के दे, सेम डाटा हो। एक रिक्वायरमेंट में वो ये कहे कि आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करके दो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में वो आपसे कंपैरेटिव शीट मांग रहा होगा।
और दूसरी रिक्वायरमेंट में वो कहता है सेम डाटा को यूज़ करो और कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के दो। तो दोनों की कैलकुलेशन में फ़र्क है, डाटा चाहे सेम हो, सिर्फ कैलकुलेशन और फिर उसके नतीजे में जो आने वाले रिज़ल्ट होंगे उसकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है बस। बाकी डाटा सेम हो सकता है। देखो डाटा बिल्कुल वही दिया, वही का वही उठा के उसने दे दिया। अभी तो 470 वाली कैलकुलेशन की थी हमने, 245 वाली, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है इसे देखते हैं। ये जो वर्टिकल, ये जो कॉमन साइज़ बैलेंस शीट है ना, या ये डोमेन में आता है ना वर्टिकल एनालिसिस में, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये करते हैं कि किसी एक आइटम को ना, एसिड के किसी एक आइटम को हम बेस कंसीडर कर लेते हैं, किसी एक आइटम को। मिसाल के तौर पे टोटल एसिड को हम बेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन इस अंदाज में करेंगे। ये 470 लेंगे, 470 उसे तकसीम कर देंगे। ये जो टोटल एसिड है, टोटल एसिड कोई एक फिगर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं टोटल एसिड, लेकिन नॉर्मली टोटल एसिड लिए जाते हैं नॉर्मली। लेकिन आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, गुडविल को भी बेस ले सकते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी बेस ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली टोटल एसेट को लिए जाते हैं, ये याद रखना। अब मैं टोटल एसेट को जो है ना वो बेस ले रहा हूँ, यानी 470 को तकसीम कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है ना, 10,294 में आवाज़ आ रही है ना, समझ भी आ रही होगी। हाँ, ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना बना, 4.56, 4.6 बना, तो ये 4.6% लिखा हो। फिर आगे क्या करोगे, फिर इसी तरह ये जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको टोटल एसेट पे डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये वर्टिकल, अब देखो वर्टिकली आप कैलकुलेशन कर रहे हो, वहाँ पहले क्या कर रहे थे, हॉरिजेंटली कर रहे थे ना, यानी यहाँ एक साल का दूसरे साल के साथ कर रहे थे ना। माइक अपना खोल के बैठो ना। यहाँ पे क्या कर रहे हो, वर्टिकली कर रहे हो। और वर्टिकली ये नहीं कि 2005 का डाटा को 2004 के डाटा से डिवाइड कर रहे हो, नहीं, 2005 का 470 है, उसी को उसी साल के टोटल एसेट पे डिवाइड कर रहे हैं। ये फिर इधर उधर ना कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना कर देना। जिस साल का डाटा है उसी साल का बेस ईयर लेंगे, बेस ईयर नहीं सॉरी, बेस आइटम लेंगे, कोई भी बेस एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली टोटल एसेट लिया जाता है। अब मैं दूसरी कर रहा हूँ इसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। ये 2878, इसे तकसीम कर दो 10,294 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 से करो, तो ये कितना आएगा, 27.95 है। तो यहाँ पे उसने 28 कर दिया, ठीक है ना, राउंड करके 28%। इसी तरह ये सारी कैलकुलेशन होगी। और ये कैलकुलेशन कैसे होगी, ये भी इसी तरह होगी। 245 को तकसीम करोगे, 245 को तकसीम करोगे 8,652 पे, ठीक है ना, 100 से उसे कर दोगे मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2.8, ये 2.8 खड़ा, 2.8%। इसी तरह सारा। अब देखो यहाँ पे उसने 100% क्यों किया है, जब यहाँ पे वो पहुँचेगा ना, इसी अमाउंट को इसी अमाउंट पे डिवाइड करेगा ना, 294 तकसीम 10,294, तो 1 आया, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100%, ये 100%, इधर भी इसी तरह। ये सारी कैलकुलेशन, हाँ जी, कैलकुलेशन अब कर लोगे इसकी। कॉमन साइज़, ये है कॉमन साइज़ बैलेंस शीट। अब इसकी इंटरप्रिटेशन, असल बात तो इंटरप्रिटेशन है ना। इंटरप्रिटेशन ये है कि 2005 में जो हमारा कैश है ना, वो टोटल एसिड की निस्बत, यानी टोटल एसेट को अगर बेस बनाएं तो 4.6% है, लेकिन 2004 में कम था। 2004 में जो हमारा कैश था अगेंस्ट कंपैरेटिवली टोटल एसेट, वो 2.8 था। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस साल 28% है, ठीक है ना, अगर टोटल एसेट को बेस बनाएं, लेकिन 2004 में ये 27.2 थी, यानी कम थी। ये भी, ये अमाउंट यहाँ कम है, ये ज़्यादा है। ये सारा आपने जो है ना इंटरप्रिटेशन इसी अंदाज में करना है। मज़ीद आप इसकी रीडिंग, इस सिर्फ इंटरप्रिटेशन की रीडिंग, बाकी रीडिंग ना करना, इसकी इंटरप्रिटेशन की जो रीडिंग है थोड़ी सी देख भी लेना। जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है, मज़ीद भी आप इसे देख लेना। बाकी रीडिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंटरप्रिटेशन। बताओ अब ये समझ आया। ये था एसेट का। अब इसी तरह लाइबिलिटी का भी आप ऐसे कर सकते हो। लाइबिलिटी आपकी होगी, लाइबिलिटी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे
उसे आप टोटल लाइबिलिटी पे डिवाइड कर देना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी, ये 2005 वाली है। फिर किसी और आइटम को टोटल लाइबिलिटी पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। फिर किसी और एलिमेंट को टोटल लाइबिलिटी यानी इस अमाउंट पे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी फिगर्स इसी अंदाज में आती चली जाएंगी। और फिर 2004 का भी इसी अंदाज में आपने बना लेना। जी क्लियर कर लोगे ना आप? अच्छा, वो तो थी कॉमन साइज़ बैलेंस शीट। कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसी तरह बनाओगे। अब आपको समझ आ रही है कि इसका नाम वर्टिकल एनालिसिस क्यों रखा गया और उसका नाम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्यों था। वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली एनालिसिस कर रहे थे, एक साल का दूसरे साल के साथ, यानी कैलकुलेशन में 2 साल इन्वॉल्व होते थे। यहाँ कैलकुलेशन में वर्टिकली एक साल एक ही है और वो वर्टिकली इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसलिए ये वर्टिकल एनालिसिस है। अब नाम याद रखना, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। यहाँ पे है कॉमन साइज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज कंपैरेटिव बैलेंस शीट, नाम थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। ये ना हो कि कॉमन साइज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में उसकी हेडिंग दे बैठो, तो ऐसा ना करना। अच्छा, अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में जो बेस आइटम होता है ना उसको रेवेन्यू रखा जाता है। वो नॉर्मली रेवेन्यू रखा जाता है, कोई और भी रखा जा सकता है, मर्ज़ी है आपकी, लेकिन नॉर्मली अगर वो आपको ना बताए तो आपने रेवेन्यू रखना है। अगर वो कह दे कि फ़लाँ चीज़ को बेस बनाओ तो सारी चीज़ें उस पर डिवाइड करनी है और 100 से मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू को 100% रखा जाता है, यानी इसको बेस रखा जाता है, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। ये देखो 27,433 तकसीम 27,433 एक आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100% ये आ गया। अब नीचे वाली फ़िगर कैसे लेंगे, ये वाली 20,938, इसको डिवाइड करेंगे 27,433, 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 76.3, ये 76.3 होगा। बात समझ आ रही है? इनका आपने बैलेंस शीट में क्या किया था, टोटल एसेट यानी एसेट की जितनी भी चीज़ें थी वो टोटल एसेट पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई की थी नॉर्मली, और जो लाइबिलिटी की और ऑनर इक्विटी की जितनी चीज़ें थी वो टोटल लाइबिलिटी और टोटल ऑनर इक्विटी पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पे सेल को आप बेस आइटम बनाओगे, सेल को, सेल या रेवेन्यू को, नॉर्मली यही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन आपने माशाल्लाह से समझ ली। कॉमन साइज़ ग्राफिक्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम बना के वो बता रहा है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ वापस आते हैं। अब आपको वो बताता हूँ, अब आपको फौरी समझ आ जाएगी दोनों की डेफिनेशन। ये हॉरिजॉन्टल, कंपैरिजन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस अक्रॉस टाइम। वर्टिकल एनालिसिस की क्या डेफिनेशन है, कंपैरिजन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एंड परफॉर्मेंस टू बेस अमाउंट। अब बताओ, आप डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी आपको। अब हमने ये 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। अब एक अगला पार्ट रह गया, रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस जो है ये थोड़ा लेंथी है,